ऐसे राज्य में जाते हैं जहां पर शिंदे साहब, आपने सुना होगा, लंबी कविता उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए पढ़ी है। तो शिंदे साहब की ही पार्टी से हमारे साथ नरेश जी जुड़ रहे हैं, जो कि ठाणे से इस बार सांसद चुने गए हैं। और नरेश जी, इससे पहले कि आप बाकी बातें बताइए, पहली बात बताइए, हमने सुना है दो कैबिनेट मंत्री पद मांग रहे हैं शिंदे साहब, क्या मांग रहे हैं ये नहीं, देखो, हम लोग नरेंद्र जी मोदी के साथ आए हैं, कुछ मंत्री पद पाने के लिए नहीं आए हैं। जो शिवसेना प्रमुख, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का जो विचार था हिंदुत्व का, उसी लिए हम उनके साथ आए, मंत्री पद के लिए नहीं आए हैं। और ये जो बातें चल रही, ये मांग रहे, वो मांग रहे, वो कुछ भी नहीं है। मोदी जी की हैट्रिक, यही हमारा मिशन था और इसीलिए हम उनके साथ आए। ये मीडिया में जब ये मांगो वो मांगो, वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन देखिए, फैमिली पॉलिटिक्स में ये हमने चुनाव दर चुनाव देखा है। अगर आप चंद्रबाबू नायडू को छोड़ दें तो ज्यादातर जो फैमिली लेड पॉलिटिक्स है उसमें जनता विरासत बेटे को ही सौंप देती है। क्या आपको लगता है यहां पर भी वही हुआ, क्योंकि आपसे ज्यादा उनकी सीटें आई हैं उद्धव साहब की? नहीं, देखो, स्ट्राइक रेट अगर आप देखेंगे, हमने 15 सीट लड़ाई थी, हमारी 7 सीट आई, उन्होंने 23 सीट लड़ाई और उनकी 9 सीट आई। तो स्ट्राइक रेट हमारा अच्छा है। और उन्होंने जो सीट आई है उसके पीछे एक रीजन है, लोगों को गुमराह किया है, एक धार्मिक तेढ़ निर्माण करने का वातावरण वहां बंबई में और महाराष्ट्र में किया था। संविधान खतरे में है, उसी तरह की बातें की थी, वो नैरेटिव सेट करने का कोशिश की, उनमें वो सक्सेस हो गई। लेकिन मैं आज ही आपके चैनल में बता रहा हूं, जो 9 सीट उनकी आई है उसमें के 2 सांसदों ने ये 2 दिन में माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब से का साथ कांटेक्ट किया और वो हमारे यहाँ आना चाहते हैं। महाराष्ट्र की जनता पहले भी कंफ्यूज थी, अब भी कंफ्यूज है। मैं बताती हूँ क्यों कंफ्यूज है। पहले समझ नहीं आ रहा था कि दो पार्टियां, शिवसेना की भी, एनसीपी की भी। अब कंफ्यूज है कि बाला साहब की विरासत मिली किसको, सीट उनकी ज्यादा, स्ट्राइक रेट आप गिना रहे हैं, तो कौन बना असली देखो, आप बाला साहब? वोट देखेंगे तो हमको ज्यादा मिले हैं। और शिवसेना का जो बाला साहब का हिंदुत्व का जो विचार था, देखो, बाला साहब का एक ही कहना था, अगर मुझे कांग्रेस के साथ जाना पड़ेगा तो मैं मेरा पार्टी बंद करूंगा। हम लोगों ने विधानसभा में बीजेपी के साथ युति की और विधानसभा चुन के आने के बाद अपनों को मुख्यमंत्री मिलना चाहिए, उसकी कुर्सी मिलना चाहिए, इसलिए कांग्रेस के साथ चले गए। ये राजनीति नहीं होती ना। वो तो जश्न मना रहे हैं सर, और कह रहे हैं कि अजित पवार के कुछ विधायक अभी से ही जुड़े हुए हैं, उधर शरद पवार से बातचीत कर रहे हैं। देखो, शिंदे साहब की जो सरकार को ना बाला साहब का जो विचार था, सिर्फ बच्चा होके नहीं चलने वाला विचार आगे बढ़ाना चाहिए। उनका हिंदुत्व का विचार उन्होंने छोड़ दिया। आपको मालूम नहीं, महाराष्ट्र में मस्जिदों में, प्रार्थना स्थलों में मुल्ला मौलवियों को लाखों रुपए देके इस्लाम खतरे में, इसी तरह का प्रचार किया गया। और इसीलिए आप वोट मशाल को दो, उद्धव ठाकरे को दो, इसी तरह का प्रचार हुआ। लोग बस भर के वोटिंग के लिए जा रहे थे, झुंड से लोग जा रहे थे। इसी तरह का वातावरण ये मुंबई महाराष्ट्र में किया गया। बहुत कम वोटों से हमारी 2-3 सीट गिर गई है। सिर्फ वातावरण बिगड़ने का काम उन्होंने किया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, बहुत दिलचस्प सीट थी। और कल्याण वाली सीट पर जो रिजल्ट है, एकनाथ शिंदे के बेटे ही वहां लड़ते हैं। तो ये आपको क्या लग रहा है, मतलब फैमिली पॉलिटिक्स आप कहते हैं? फैमिली पॉलिटिक्स, और उनके बेटे को टिकट दे देते हैं, मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तीसरी बार श्रीकांत शिंदे वहां चुन के आए, कैबिनेट मंत्री है अगले। ये देखो, हमारी तो मांग है, उन्हें देना चाहिए। तीसरी बार चुन के अभी कह रहे थे हमसे मंत्री के लिए तीसरी बार नहीं। ये देखो, हमारे पार्टी को अगर मंत्री पद मिलेगा तो हम लोग बोलेंगे हमारे नेता को तो तीसरी बार चुन के आए। श्रीकांत जी का नाम आते ही इनका मन डोल गया। तीसरी बार लाखों वोटों से चुन के आए। मैं भी खुद 10 साल उद्धव ठाकरे गुट का जो खासदार था उसको 7.5 लाख वोटों से गिरा के आया हूं। तो बाला साहब जी की शिवसेना किसके साथ है वो प्रूव किया है। श्रीकांत शिंदे वो भी 2 लाख का गैप लेके, 2 लाख का डिफरेंस लेके मार्जिन से चुन के आया। तो शिवसैनिक हमारे साथ में, इसीलिए हम लोग इतने वोटों से। ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। अब देखना दिलचस्प रहेगा, मुख्यमंत्री की कुर्सी भी महाराष्ट्र में इन लोगों ने संभाल के रखी हुई है। अब यहाँ पे कैबिनेट मंत्रालय भी चाहिए,
तो बीजेपी क्या ऐसा करेगी देखना होगा। लेकिन हमारे साथ हजारीबाग के सांसद आ गए हैं और आपको बता दें यशवंत सिन्हा की ये सीट रही है उनका गढ़। उसके बाद उनके बेटे यशवंत सिन्हा उसके बाद उनके बेटे चुनकर आते रहे, लेकिन इस बार उनका टिकट काटकर आपको मैदान में उतार दिया गया। तो मैं चाहूंगी सबसे पहले अपने बारे में आप परिचय दें, किस तरह से हराए अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार को, और फिर अगला 3 बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है जिसको आप अपने एजेंडे के तहत आगे बढ़ाने वाले हैं। कि माँ छिन्नमस्तिके की धरती, माँ भद्रकाली की धरती, हजारीबाग संसदीय क्षेत्र से मैं अभी निर्वाचित हुआ हूँ। मेरा नाम मनीष जायसवाल है। मैं 2014 से 2 टर्म का विधायक हूँ भारतीय जनता पार्टी का हजारीबाग सदर से। और इस बार वहाँ की जनता ने, वहाँ की देवतुल जनता ने मुझे अपना पूरा आशीर्वाद 2,77,000 के लगभग मतों से, किसी अधिक मतों से मुझे जिताया है। और हम लोग का एजेंडा हमेशा से विकास रहा है। मैंने अपने 78 दिन के कैंपेन में लगभग 1200 से प्लस गांव में मैं जा करके हम लोगों ने 3-4 मुद्दे आइडेंटिफाई किए हैं जिसकी सबसे ज्यादा तकलीफ हजारीबाग में है। हजारीबाग का सबसे बड़ा समस्या अभी विस्थापन का है। 1950 और 60 के दशक में जो डैम्स बने वहां पे, तिलैया डैम हो, कोनार डैम हो, पतरातू का डैम हो, इसके विस्थापन को भी आज तक जो है वो जगह नहीं मिला है और विस्थापित जो है आज भी परेशान है। पहला तो ये मुद्दा है। दूसरा, सरकारों को ये समझने की जरूरत है कि विस्थापित होने का ये मतलब नहीं है कि आप पैसा दे दीजिए और जमीन ले लीजिए। ये जो सेंटिमेंट्स है कि मैं वहां पे पैदा हुआ, मैं वहां पे खेला, मेरी शादी वहां हुई, मेरे बच्चे हुए, मेरे परिवार की अर्थी वहां से उठी, इन सब सेंटिमेंट्स को भी अगर हम डिस्टर्ब कर रहे हैं तो कम से कम जो विस्थापन हो उसके पहले पुनर्स्थापन करने की जरूरत है। आज हजारीबाग में सीसीएल की माइंस हो, एनटीपीसी की माइंस हो, टाटा स्टील की माइंस हो, ये जो डैम्स की बात हम लोगों ने कही, इन सब चीजों को लेकर के एक बहुत बड़ा दर्द विस्थापितों का वहां पर है और इस पर सबसे ज्यादा गढ़ रहा है। वहां से जयंत सिन्हा, यशवंत सिन्हा सब लोग आते रहे हैं और अब आप गिना रहे हैं विस्थापन कितना बड़ा मुद्दा है। तो इसके पहले के सांसदों ने कुछ किया नहीं किया हजारीबाग के लिए? देखिए, ये मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आज के दिन में विस्थापन का दर्द वहां पे बहुत अधिक है। और आप किसी भी क्षेत्र में, वहां पे 5 विधानसभा सेगमेंट है, आप कहीं भी जाइए तो विस्थापितों की आवाज आपको हर जगह सुनाई पड़ेगी। तो वो पहला मुद्दा है जिस पर मैं काम करना चाहूंगा। दूसरा, हमारे क्षेत्र में पैसेंजर ट्रेनों की जो आवागमन है वो काफी कम है। चाहे आप बड़का काना लें, पतरातू लें, रामगढ़ लें, हजारीबाग लें, बरही लें, तो यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन काफी कम चलती हैं। तो इनको, इसके नेटवर्क को बढ़ाने जाने की जरूरत है। सड़क का नेटवर्क, स्पेशली अगर हम लोग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को देखें और उसके द्वारा निर्मित जो सड़कें हैं उसकी स्थिति बहुत खराब है। उस पर एक बार जो है हम लोगों को काम करने की जरूरत है। और चौथा, सारे कामकाज आप गिना रहे हैं, इससे लग रहा है कि भैया पूर्ववर्ती सांसदों ने आपके किया क्या है फिर वहां पर। अब जरा जल्दी से ये बताइए, कौन सा जादू था आपके अंदर कि जयंत सिन्हा जैसे नेता को टिकट काटकर आपको पार्टी ने टिकट पकड़ा दिया? देखिए, वोट नहीं डालने को लेकर भी बड़े सारे सवाल आप लोगों की ओर से खड़े किए गए थे। देखिए, मैं समाज सेवा में रहा हूं और कोविड काल से लेकर के मैं 10 साल का विधायक हूं और समाज सेवा के लिए ही जाना जाता हूं। अपने क्षेत्र में सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता हूं। अपने जो हमारा विधानसभा क्षेत्र था, उस विधानसभा के तमाम बहनों को अपनी ओर से मैं लहंगा उपलब्ध कराता था उनकी शादियों में, ताकि उनका सम्मान रह सके। तो मैं समाज सेवा के लिए जाना जाता था और पार्टी ने मुझे, आप भारतीय जनता पार्टी के नेटवर्क को जानती हैं कि जो पार्टी प्रत्याशी का जो चयन होता है तो उसमें जो पैरामीटर्स हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं, बड़े स्ट्रिंजेंट हैं। तो पार्टी ने मुझे लोकेट किया, मुझ पर आस्था जताई और हजारीबाग के देवतुल जनता ने मुझे जिताया। अब मेरा कर्तव्य है कि मैं उनके मान को, सम्मान को बढ़ाऊं। और जैसा कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल कहा कि जहां कम होगा वहां हम होंगे, ये बात मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में भी चरितार्थ करूंगा। जहां कम वहां हम। अब पीएम मोदी की बातों को लेकर सांसद जी आगे बढ़ेंगे।